तो फिर आज हम करने वाले हैं वीक 3 का लेक्चर 4। ठीक है, यूजेबिलिटी ह्यूरिस्टिक्स। अब बोलोगे अब ये क्या है यूजेबिलिटी ह्यूरिस्टिक्स? तो इसमें यूजेबिलिटी ह्यूरिस्टिक्स जो होते हैं ना, ह्यूरिस्टिक्स का क्या मतलब है? ह्यूरिस्टिक्स का मतलब है जो सर्व करे एसेंशियल गाइडलाइन। ठीक है, और और हम अगर इस सेंस में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा ह्यूरिस्टिक्स सर्व कैसे करता है, तो एसेंशियल गाइडलाइंस के तौर पे। किस चीज की गाइडलाइंस? फॉर डिजाइनिंग यूजर फ्रेंडली इंटरफेसेस। आपको यूजर फ्रेंडली इंटरफेसेस आप कैसे करोगे, कैसे बनाओगे, उससे जुड़ी जो भी गाइडलाइंस होगी वो इसके अंदर आती है। ठीक है, गाइडलाइंस यहाँ पे ह्यूरिस्टिक्स आप बोल सकते हो उसको। और इसके बाद अब बारी आई, एक थे आपके कौन, जेकॉब नेल्सन्स। इन्होंने कुछ ह्यूरिस्टिक्स दिया था, ऐसा बोलो, कुछ गाइडलाइंस दी थी कि आपने कैसे डिजाइन करना होता है, उसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, सारी की सारी चीजें। रिसर्चर थे ये यूजर इंटरफेस डिजाइन सेक्शन में। ठीक है, और इन्होंने 1994 में इंट्रोड्यूस करा था क्या, 10 यूजेबिलिटी ह्यूरिस्टिक्स फॉर यूआई डिजाइंस। यूआई डिजाइंस करने के 10 मतलब 10 प्रिंसिपल समझ लो, जिसको आपने फॉलो करना ही करना है। और वो क्या क्या है, यहाँ आप देख सकते हो। वो आपके ये रहे, सबसे पहला, जब आप वेबसाइट बनाओगे तो आपको क्या क्या इंश्योर करना है जब आप यूआई डेवलप करोगे तो, या फिर मैं बोलूँ, ठीक है, तो सबसे पहला है विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस। कहने का क्या मतलब है, देखो, आपकी जो सिस्टम है ना, वो यूजर जो उसको यूज कर रहा है उसको इन्फॉर्म करती रहे कि एक्चुअली हो क्या रहा है। वो बोलोगे ये क्या है, तो देखो, कर्सर जो होता है आपका वो अपना शेप बदलने लगता है जब आप उसको होवर करते हो किसी हाइपर लिंक, मतलब किसी भी लिंक पे जब आप होवर करोगे तो कर्सर अपना शेप बदल लेता है। ये अभी ये एरो के तौर पे है ना, जब आप इसको लिंक पे प्लेस करते हो तो हैंड बन जाता है, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो। तो ये इससे यूजर का क्या हुआ कि वो एक्टिव हो गया। ठीक है, कि अच्छा ये हाइपर लिंक है, ये लिंक हो सकता है यहाँ पे। या फिर कभी लोडिंग चल रही है, कोई डाटा डेटाबेस से आ रहा है, उसमें टाइम लग रहा है आने में, तो आप क्या लोडर दिखाते हो, कोई स्पिनिंग बॉल्स है या फिर जैसा भी आप लोडर दिखाना चाहो आप वो दिखा देते हो। ठीक है, बहुत सीधी सी बात है। तो यही हुआ क्या, विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस। सिस्टम स्टेटस की क्या विजिबिलिटी, कि एक्चुअली सिस्टम पे हो क्या रहा है ये यूजर को विजिबल होना चाहिए। दूसरा ह्यूरिस्टिक्स क्या है, दूसरी गाइडलाइन क्या है, दूसरी है मैच बिटवीन सिस्टम एंड रियल वर्ल्ड। सिस्टम और रियल वर्ल्ड के बीच में मैच, इससे क्या मतलब है, देखो, कभी आपने कुछ डिलीट करा हो ना, तो डिलीट करने का जो आइकन होता है वो कैसा बना होता है, डस्टबिन के जैसा बना होता है जब आप उसके ऊपर क्लिक करते हो। जब आपको कोई चीज करेक्ट करनी हो तो उसका आइकन कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ठीक है जी। और आपको जब सेटिंग में कुछ करना होता है, उसका आइकन क्या कैसा होता है, ऐसा ऐसा कुछ गियर जैसा बना होता है ना। तो रियल वर्ल्ड से आपने कनेक्ट करा, डस्टबिन का आइकन है, मतलब ये फालतू चीज है, इसको हटा दो। क्लिक करना है, चेक करना है, टिक करना है, ये सही है, इसको टिक, मतलब टिक कर दो। आपने उसे रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करा। बहुत सीधी सी बात है, दो चीजें समझ में आ गई होंगी, आई होप सो आपको। ठीक है, तीसरी है, मतलब ये कहने का यही मतलब है कि सिस्टम और रियल वर्ल्ड के बीच में मैच करना है, ताकि आप वो लैंग्वेज, वो आइकन, वो डिजाइन एलिमेंट यूज करो जो कि नेचुरली अंडरस्टैंड कर चुके हैं लोग। जैसे डस्टबिन का मतलब जो कचरा है उसको बाहर कर दो, टिक का मतलब करेक्ट है, गियर का मतलब सेटिंग वगैरह में कुछ करना है ऐसा। ठीक है, कुछ ऐसा, कुछ गैलरी टाइप का पिक्चर है तो वहाँ पिक्चर से जुड़ी कोई चीज, मतलब रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करना है आपने। तीसरी गाइडलाइन क्या है, यूजर कंट्रोल एंड फ्रीडम। इसका क्या मतलब है, तो यूजर जो है ना, उसके पास इतनी पावर हो कि वो कंट्रोल कर सके चीजों को। अगर उसने कोई गलती कर दी तो उसको अंडू कर सके, उस बैक जाके कुछ कर सके। ठीक है, अगर उसने कुछ डिलीट कर दिया तो रिसाइकल बिन में जाके उसे वापस ले आए। तो ये क्या है, यूजर का कंट्रोल और उसकी फ्रीडम, आजादी है उसकी। अच्छा, आपने डिलीट भी कर दिया, कोई बात नहीं, वापस ले आना, सब कुछ आपके कंट्रोल में है। हम सारी चीजों को अंडू कर देंगे, रीसेट कर देंगे। ठीक है, थर्ड बोल रहा है कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड्स। अब इसका क्या मतलब है, तो इंटरफेसेस जो होने चाहिए ना वो कंसिस्टेंट होने चाहिए, मतलब भाई प्रिडिक्टेबल होने चाहिए, और कुछ कॉमन डिजाइन पैटर्न्स को फॉलो करने चाहिए। स्टैंडर्ड्स, कॉमन डिजाइन पैटर्न्स, कंसिस्टेंस का क्या मतलब हो गया यहाँ पे, कि प्रिडिक्टेबल होने चाहिए। अब इससे क्या सेंस है, फॉर एग्जांपल, आप कभी किसी लिंक पे क्लिक करते हो तो लिंक जो होती है ना आपकी हमेशा अंडरलाइंड होती है, या फिर आप उसके ऊपर होवर करोगे तो वो कलर चेंज कर लेगी।
इससे आप क्या दिखा रहे हो, इससे आप दिखा रहे हो कि यूजर उसको पहचाने, रिकॉग्नाइज करे। ठीक है, आई होप आपको समझ आएगा कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड्स। एरर प्रिवेंशन, अब ये क्या है? तो देखो, एक चीज कहा जाता है कि प्रिवेंशन क्योर, मतलब जो जब एरर हो गया तो उसको फिक्स करने से अच्छा है भाई एरर होने से ही प्रिवेंट कर दो। अगर अगर आपने एरर होने से प्रिवेंट कर दिया तो फिर फिक्स करने की जरूरत कहाँ है? इन शॉर्ट, सिस्टम जो है ना वो प्रिवेंट कर ले यूजर को मिस्टेक करने से, इसके बजाय कि उसको आप एरर मैसेज दिखा रहे हो जब उसने गलती कर दी। तो भाई गलती करने से पहले आप प्रिवेंट कर दो ना, ऐसा लॉजिक लिखो, ऐसा कोड लिखो। फॉर एग्जाम्पल, गूगल जो होता है आपका, वो यूजर को क्या बोलता है कि आप कंफर्म करो ईमेल डिलीट करने से पहले। तो आप कंफर्म कर रहे हो कि कहीं एक्सीडेंटल कोई लॉस नहीं हो जाए। एरर, अगर सपोज करो उसने डिलीट कर दिया होता, आपने उसे पूछा नहीं होता, सीधे डिलीट कर दिया, तो उसके अकॉर्डिंग तो कुछ हो गया, लॉस हो गया उसका। हाँ, अब उसको वो वापस ले आए रिसाइकल बिन से या जहाँ से, वो अलग चीज है। बट व्हाट इफ हम उसको पहले पूछ लें कि आप श्योर हो क्या, आप इसे हटाना चाहते हो? ठीक है। या फिर कोई सेक्शन है रूपी का, तो रूपी में कोई अल्फाबेट लिख रहा है, मतलब वहां भरना था कि सपोज करो इसके अंदर भरना था आप 1000 100 न्यूमेरिकल चीजें भरनी थी, वो अल्फाबेट कुछ लिख रहा है। तो आप वहीं उसको कई बार आपने देखा होगा दिखा दिया जाता है, जो आपकी फॉर्म होती है, जो बॉक्स होती है उसके नीचे, कि आप इसमें सिर्फ अल्फा आई एम से न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स लिख सकते हो। तो आपने क्या करा, यूजर फॉर्म भरता गलत करता उससे पहले आपने उसे प्रिवेंट कर लिया। ठीक है जी। थर्ड है रिकॉग्निशन रेदर देन रिकॉल। इसका क्या मतलब है, रिकॉग्निशन रेदर देन रिकॉल? तो देखो, यूजर जो है ना वो ऑप्शंस को रिकॉग्नाइज करता है, इंस्टेड रिमेंबर कमांड्स। कमांड याद नहीं करता, वो रिकॉग्नाइज करता है। वो याद ये नहीं करेगा टर्न लेफ्ट है राइट है फिर क्या करना है कैसे करना है, वो ये याद रखेगा, अच्छा ऐसा है तो इधर मुड़ जाना है। ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने ऐसे यूआई डेवलप करने हैं जहाँ पे बटन जो है ना, जैसे कोई बटन है डिलीट का, तो वहाँ ट्रैश की आइकन क्लियर हो, यूजर समझ जाए कि ये शॉर्टकट है। मतलब इन शॉर्ट कहने का मतलब यही है कि जो आइकन होगा डस्टबिन का, ट्रैश जिसको आप बोलते हो, वो आप दे दो, बेहतर है। इंस्टेड ऑफ क्या रिक्वायर, ये आप रिक्वायर करो कि यूजर कोई शॉर्टकट याद रखे। फॉर एग्जांपल, कंट्रोल+C कॉपी, कंट्रोल+V पेस्ट, होता है ना। आप इतना कीबोर्ड पे डाल रहे हो, उससे अच्छा ऊपर में कॉपी करके कुछ लिखा रहता है क्लिपबोर्ड पे, आप जाते हो डायरेक्ट उसके ऊपर क्लिक कर देते हो, कौन उतना कमांड याद रखे? ठीक है जी। उसके बाद आई फ्लेक्सिबिलिटी एंड इफिशियंसी ऑफ यूज। अब ये क्या है? तो सिस्टम जो है ना वो अलाउ करे दोनों को, फ्लेक्सिबल हो और मतलब इफिशियंसी से क्या मतलब है यहाँ पे? तो भाई उसको यूज करने के तौर तरीके, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। देखो, कोई बंदा है जो नया नया वेबसाइट पे आया, कोई एक्सपीरियंस्ड बंदा वेबसाइट पे आया, तो कोई नया आया है तो उसको सारी चीजें समझनी होगी, अच्छा यहाँ नैप बार है, ऐसे क्लिक करोगे तो ये होगा वो होगा। बट कोई एक्सपर्ट एक्सपीरियंस्ड बंदा है जो कि कई बार वेबसाइट यूज कर रखा है, तो उसके लिए आप क्या करो, कुछ कीबोर्ड के शॉर्टकट्स दे दो, लाइक कंट्रोल+C कॉपी। कोई नया बंदा आया है तो वो क्या करेगा, वो पूरा सेलेक्ट करेगा, फिर वो कॉपी करेगा। बट आप एक्सपीरियंस्ड हो चुके हो तो आप क्या करते हो, कंट्रोल+A करते हो, सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट हो जाता है खुद, खुद कंट्रोल+C करते हो। तो फ्लेक्सिबल हो गया ना दोनों के लिए। कोई नया बंदा आया तो अपने अकॉर्डिंग करे, कोई एक्सपीरियंस आया तो अपने को शॉर्टकट उसके हेल्प के लिए दे दिया। दूसरा है एस्थेटिक एंड मिनिमलिस्टिक डिजाइन। इसका क्या मतलब है? तो भाई आपका जो इंटरफेस होगा ना वो सिर्फ कोई आई मीन से कोई फालतू चीज नहीं प्रेजेंट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन हो, जितनी भी टॉप वेबसाइट्स आप देखोगे सब पे बहुत मिनिमल कंटेंट होता है, बहुत कम लिखा होता है। ऐसा नहीं कि फालतू का कुछ कुछ बना दिया, फ्लावर फूल डिजाइन दिख रहे, नहीं, जो जरूरी है सिर्फ वही आप दिखाओ। ठीक है। सिर्फ वो प्रेजेंट करो जो नेसेसरी है। जैसे गूगल के होम पेज पे जाओ तो वो मिनिमल है, क्योंकि वो सिर्फ आपको सर्च बार दिखाता है और कोई एसेंशियल लिंक्स दिखाता है। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, मैंने ये गूगल बार का एग्जांपल दिया था कि कैसा रखना चाहिए। तो यही 10 प्रिंसिपल्स हैं, अगर आपने इसको 10 गाइडलाइंस को यूज कर लिया तो वो बहुत बेहतर है। और अब क्या है, हेल्प यूजर्स विथ एरर्स। भाई कैसे हेल्प करोगे? आप कोई डॉक्यूमेंटेशन दे सकते हो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ, देखो, एरर की जो मैसेज हो ना वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, हेल्पफुल होनी चाहिए, यूजर को गाइड करे कि कैसे हम फिक्स कर सकते हैं इसको। अगर उसने कहीं स्ट्रिंग भरना था फॉर्म में तो उसने भर दिया, आई मीन से
सपोज कर लो न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल डिजिट्स, तो फिर उसको आप दिखाओगे अच्छा आपने ये गलती की है तो इसको फिक्स कर लो। नेम जो वो मिनिमम सपोज कर लो 6 लेंथ का होना था, उसने सिर्फ 3 लेंथ का कोई नेम दे दिया, तो आप उसको वहां नीचे दिखता है रेड में कि ये जो लेंथ है ना ये सही नहीं है, आप और ज्यादा लेंथ दो। पासवर्ड जैसा दिखता है कि और स्ट्रॉन्ग बनाओ। एरर हो उससे पहले आपने मतलब उसे सही मैसेज दिया तो उसने उस एरर को क्या करा, फिक्स कर लिया, रिकॉग्नाइज कर लिया। अगर आप दिखाते हो एरर, कोई एरर आया पेज पे तो एरर 404, तो भाई 404 कोड समझ नहीं आनी यूजर को कि 404 स्टेटस कोड है, इसका मतलब क्या होता है। आप उसको ये दिखा दो पेज नॉट फाउंड, तो वो समझ जाएगा कि अच्छा पेज नहीं मिला, मैं कुछ और ढूंढ लेता हूँ। ठीक है। अब बारी आई हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो भाई सिस्टम जो आप बनाओगे वो एक सपोर्ट और डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल उसके साथ आप बनाओगे, लिखोगे डॉक्यूमेंटेशन जो कि यूजर को असिस्ट करे जब कभी भी उसकी जरूरत होता हो। ठीक है। कई वेबसाइट पे आपने देखा होगा हेल्प सेक्शन एक होता है ना, तो वो फीचर्स एक्सप्लेन कर रहा है, लिख रहा है अगर कोई इशू हो तो कैसे फिक्स करो। तो यही सारी की सारी चीजें हैं इसमें। ठीक है जी। और किनका था ये, जैकब नेल्सन का, कब दिया था इन्होंने, तो फिर 1994 में दिया था। ठीक है, बहुत सीधी सी बात है। और ये एक आर्टिकल है, अगर आप यहाँ जाके पढ़ना चाहते हो तो जो भी मैंने बताया ना ये बहुत डिटेल में इसके ऊपर कवर करा गया है, आप जाके देख सकते हो। और अब क्या है, नोट स्पेसिफिक टू, ये किसी वेब पेज के ऊपर स्पेसिफिक नहीं है। आप सॉफ्टवेयर यूआई बना रहे हो उसके ऊपर स्पेसिफिक नहीं, आप कोई भी यूआई डेवलप कर रहे हो आप इन सबको फॉलो कर सकते हो। कुछ जनरल प्रिंसिपल जो भी मैंने आपको बताया वही यहाँ दे रखा है, मेंशन कर रखा है। ठीक है, तो अब बारी आई भाई किसकी, तो फिर वेबसाइट वायर फ्रेम। भाई लेक्चर 5 में हम पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंस क्या है वेबसाइट वायर फ्रेम्स की। बट उससे पहले आपको तो ये भी समझना होगा ना कि वायर फ्रेम जो होती है आपकी, वो एक्चुअली होती क्या है, क्या यूज है वायर फ्रेम का। तो जैसे सपोज करो आपको एक वेबसाइट डेवलप करना है, बट उससे पहले आप प्लान तो करोगे कि वेबसाइट है वो कैसा दिखना चाहिए, उसके स्ट्रक्चर्स कैसे होने चाहिए, बहुत सी चीजें। तो इन सबको आप कैसे दिखाओगे। ठीक है। तो वायर फ्रेम जो है ना, या फिर HTML जनरेशन बोलो या फिर कोई टेम्पलेट हो गया कुछ वैसा, ये क्या है, यूजर इंटरफेस है मॉडर्न एप्लीकेशन के लिए। ये आपको यूआई दे देता है कि अच्छा यहाँ ये लिस्ट होगा, यहाँ यूजर्स को दिखा देंगे हम, यहाँ उसकी प्रोफाइल आ जाएगी, यहाँ थोड़ी बहुत डिटेल आ जाएगी, यहाँ कोई और इन्फो आ जाएगा, या फिर ऐसा यहाँ कोई लोगो आ जाएगा और कुछ लिखा है। तो ये सारी की सारी चीजें आपकी वायर फ्रेम के ऊपर डेवलप करते हो, वहाँ पे कलरफुल नहीं होती जनरली। ठीक है। तो फिर यही सारी की सारी चीजें, वायर फ्रेम साहब आपको समझ आ गया होगा क्या, एक विजुअल गाइड है जो कि रिप्रेजेंट करता है वेबसाइट की या फिर वेब पेज जो आप बनाओगे ना उसकी स्ट्रक्चर क्या होने वाली है। विजुअल गाइड है, गाइड करता है विजुअली कि अच्छा ऐसा ये दिखेगा जो आप बनाने वाले हो। इसका पर्पस यही था कि जो भी आप बनाने वाले हो उसकी लेआउट को आप पहले आउटलाइन कर लो, कहाँ उसकी नेविगेशन होगी, जैसे यहाँ पे इसने ये दे दिया, यहाँ पे भी कुछ नेविगेशन का दे रखा है। ठीक है। और उसके आउट आई मीन से मेरे कहने वाला लेआउट क्या होगा, नेविगेशन क्या होगा, यूजर इंटरेक्शन वेब पेज या फिर ऐप भी बोल सकते हो उसका क्या होगा, की कंपोनेंट्स इसमें क्या क्या होते हैं, इंफॉर्मेशन लेआउट क्या होगा, कहाँ और कैसे इंफॉर्मेशन पेज पे दिखाओगे। यहाँ पे ऐसे दिखाया गया इंफॉर्मेशन तो यहाँ क्या दिखाओगे। और जो इन्फॉर्मेशन है दूसरा एक होता है नेविगेशन। देखो यहाँ नेविगेशन का सेक्शन है कि कहाँ से आप नेविगेट कर पाओगे, इसमें यहाँ पे नेविगेशन का सेक्शन दे रखा है। ठीक है। बहुत से तरीके हैं इसमें, कुछ इधर है, नेविगेशन में बिल्कुल मिड में है। तो फिर ये दो चीजें, सबसे पहली क्या, इंफॉर्मेशन लेआउट कि वेयर एंड हाउ इंफॉर्मेशन इज डिस्प्लेड ऑन द पेज, कैसे इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होगा। दूसरा नेविगेशन कहाँ होगा। तीसरा यूजर इंटरेक्शन से रिलेटेड कि व्हाट एक्शंस यूजर कैन परफॉर्म, कि यूजर कौन सा एक्शन परफॉर्म कर सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होगे, मैं बहुत छोटा लेता हूँ, चलो यही ठीक है। आप अगर यहाँ देख पा रहे हो तो यूजर यहाँ क्या क्या कर सकता है, मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर ये कई सारे उसके फ्रेंड के नेम के लिस्ट है तो यहाँ क्या होगा, यहाँ हो सकता है ऐड फ्रेंड का कोई ऑप्शन हो व्यू प्रोफाइल का। तो ये सब यही आप इसी के द्वारा डिस्कस कर लेते हो, बना लेते हो। अब ये इतना जरूरी क्यों है, क्योंकि देखो आपके जो क्लाइंट होंगे जब आप वेबसाइट डेवलप करोगे उनसे आप कैसे कम्युनिकेट करोगे। तो वायर फ्रेम क्लाइंट को हेल्प करता है विजुलाइज करने के लिए कि उनका फाइनल प्रोडक्ट कैसा होगा, डेवलपमेंट मतलब शुरू होने से पहले। क्योंकि जब आप डेवलपमेंट करोगे तो आप तो ऐसा बना लोगे ना,
बट उससे पहले उनको आइडिया मिल जाता है कि अच्छा ऐसा मेरा प्रोडक्ट होने वाला है, क्योंकि उन्हें नहीं समझ यूआई क्या है भाई, कोड क्या करोगे, फाइनल आउटपुट क्या होगा। ठीक है, तो डिजाइन प्लानिंग है। इससे आप ये इंश्योर करते हो कि जब टैब में दिखेगा, क्योंकि मैंने बताया था रेस्पॉन्सिव डिजाइन क्या होती है, अगर आपको याद हो तो ये आप इंश्योर करते हो अच्छा लैपटॉप में तो ऐसा दिख रहा है, टैब में हम कैसे क्या क्या दिखाएंगे, कौन सा एलिमेंट दिखाएंगे, कौन सा हाइड करेंगे, किसकी कितनी साइज करेंगे, रिसाइज उसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो यही सारी की सारी चीजें हैं इसमें। ये टूल्स है, वायर फ्रेम्स हो गया, जैसे आपका HTML जनरेशन हो गया, टेम्पलेट्स हो गया। ठीक है, वायर फ्रेम्स क्या करता है, वे विजुअल गाइड जो मैंने बताया, इंफॉर्मेशन नेविगेशन यूआई के सब्जेक्ट में। जैसे यहाँ पे देखो क्या क्या दे रखा है, ये एक आपका है क्या, स्ट्रक्चर है। ठीक है, विजुअल गाइड है, आपने अपने क्लाइंट को दिखाया कि यहाँ पे कोई पिक्चर होगी, वो प्रोफाइल का जो भी प्रोफाइल नेम होगा बंदे का वो होगा, और यहाँ पे उसकी जो भी एड्रेस होगी, वो ईमेल जो उसका होगा, वो ये उसकी टेलीफोन होगी, और ये कैटेगरीज होगी जो भी आप देना चाहो। ठीक है, और ये वेबसाइट का जो नेम वगैरह होगा या टॉप पे मैं बोल सकता हूँ वो दिखेगा। ठीक है जी। और एक होता है आपका क्या, लॉरेल एप्सम बोलते हैं इसको, ये फेक टेक्स्ट है, ये रियल नहीं है। आप दे सकते हो इसको कितना भी बड़ा, आप दे दोगे लॉरेल 50, लॉरेल 100, तो 100 वर्ड्स आ जाएंगे। ये बस ऐसे फील करने के लिए होता है, इसका कोई मतलब वगैरह नहीं है, बट बस ऐसे इसको बना दिया गया है। और क्या क्या इसमें होगा भाई, इसमें यहाँ पे हम कुछ लोड होता हुआ वीडियो दिखा देंगे, यहाँ पे हम कुछ दिखा देंगे, सपोज करो 4 ऑप्शंस, कोई भी चीजें हो सकती है वो दिखा देंगे। अटैचमेंट होगा, उससे जुड़ा और भी लिंक और भी डॉक्यूमेंट जो उससे जुड़ा होगा वो हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये एक हुआ। और ये बनाना, अगर आपको ऐसा कुछ बनाना है तो एक ल्यूसिड चार्ट्स करके होता है, एक टूल्स है, वेबसाइट आप जा सकते हो उसके ऊपर, तो वहां से भी आप बना सकते हो। इनिशियली तो फ्री है, बट जब आप उसको बहुत ज्यादा यूज करोगे तो पे करना पड़ता है। तो आप प्रैक्टिस के लिए, फॉर प्रैक्टिस बहुत अच्छा है। एक ये पेज रहा आपका, देखो यहाँ पे, एक ये पेज रहा आपका। शुरू में क्या है, इनिशियली टाइटल आपने दे रखा है, वेबसाइट का जो भी होगा वो नेम, होम पेज है, रिफ्रेश करना है वो आप यहाँ दोगे, फिर बैक जाने का, फॉरवर्ड जाने का, वेबसाइट का नेम क्या होगा। ठीक है, कॉल टू एक्शन कोई बटन वगैरह हो गया तो ये सारी की सारी चीजें हैं, और आपको इसको क्या करना होता है, डेवलप करना होता है। फिर आपने तो अपने क्लाइंट को दिखा दिया, तो वायर फ्रेम, HTML जनरेशन, टेम्पलेट वगैरह, ये सारी की सारी चीजें जो कि यूज होती है यहाँ पे। ठीक है जी। और ये भी बताता है कि किस फेज में, मतलब कैसे कैसे आप डेवलप करोगे। जैसे सबसे पहले आप इसको डेवलप करोगे जहाँ पे इमेज आ रहा है, दूसरे में कॉल टू एक्शन, कोई लिंक हो सकता है इस इमेज का या किसी डॉक्यूमेंट का, वो करोगे। कोई कस्टमर का कोट है जो कि पॉसिबल कोट है, वो आप फिर मतलब उस पार्ट को डेवलप करोगे। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे कोई ड्रॉप डाउन मेन्यू दिखाना है, उसको आप मतलब किसी दूसरे पेजेस के लिए। ठीक है, और यही सारी की सारी चीजें हैं आपकी। अब आपका क्या हो गया, टूल पार्ट टू। अब इसमें क्या क्या है, तो भाई ये है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट। क्यों है इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसमें आप क्या पढ़ने वाले हो, प्रोग्रामिंग HTML जनरेशन, पाई HTML भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है जी। अब आप बोलोगे अभी पाई HTML क्या है, तो आपने HTML पढ़ा ना। ठीक है, उसी को पाइथन में आप लिखोगे। ठीक है, तो वही आपका, आप उसको मोर और लेस पाई HTML करके कंसीडर कर सकते हो। हाँ, इसके सिंटैक्सेस कुछ नहीं, बहुत ज्यादा अलग होते हैं। अगर आप कंसीडर करोगे आपके जो HTML है उससे, तो फिर ये रहा आपका क्या, पाई HTML। ठीक है, HTML में आप क्या करते हो, आपको कोई स्ट्रिंग मैनिपुलेशन करनी हो तो आप स्ट्रिंग, मतलब बेसिक स्ट्रिंग मैनिपुलेशन की मैं बात करूँ, प्रिंट करवा सकते हो, कोई फंक्शन कॉल करना हो वो कर सकते हो। ठीक है, और देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। कम कंपोजेबल फंक्शंस, ईच फंक्शन जनरेट अ स्पेसिफिक आउटपुट। इसका क्या मतलब है कि आप एक फंक्शन बना सकते हो जो कि आउटपुट जनरेट कर दे। जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड, टेम्पलेट्स आ गए, जिंजा आ गया आपका। तो फिर ठीक है, तो कुछ ऐसा आप HTML से रिलेटेड इसमें सब कुछ करते हो। आप इसको कैसे कैसे कर सकते हो, मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो आप जनरेट कर सकते हो HTML टैग कैसे। मैं बस एक एग्जांपल, या तो देखो आप ऐसे यूज कर लो। ठीक है, आप ऐसे क्लोज करो, आपने H1 को यूज कर लिया, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप बोल सकते हो मैं जनरेट करवाऊंगा। कैसे, आप एक फंक्शन दे सकते हो H1, और इसमें बोलोगे मैं टेक्स्ट लूंगा। ठीक है, और मैं क्या करूंगा, मैं रिटर्न करूंगा क्या, ये फंक्शन रिटर्न करेगा आपका क्या, यहाँ पे आप f दे सकते हो जो कि आप डालते थे। ठीक है, H1 स्ट्रिंग प्लेसमेंट के समय में यहाँ जो भी आपका टेक्स्ट आया है वो आएगा, और फिर यहाँ से आप H1 को बंद कर दोगे।
तो देखो ये फंक्शन है ना जिसका नाम h1 है, ये क्या रिटर्न कर रहा है, जो भी इसके अंदर आप टेक्स्ट दे रहे हो वो एक टेक्स्ट फॉर्मेट में यहाँ से रिटर्न कर दे रहा है। इसी तरह से पैराग्राफ का भी कर सकते हैं, आप p1 दे सकते हो, यहाँ p1 हो गया, यहाँ p1 हो गया, और इस तरह से आप इसमें क्या करा सकते हो, जनरेट करा सकते हो। इसके कई सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है। और तीसरा क्या कौन सा मेथड है, तो फिर तीसरा मेथड आपका कौन सा है कि आप PyHTML लाइब्रेरी का यूज कर लो इसमें। PyHTML लाइब्रेरी क्या है, एक तो मैंने बताया कि जनरली जो आप लिखते हो, दूसरा एक फंक्शन बना के, फॉर एग्जांपल टू जनरेट h1 हेडिंग द फंक्शन शुड रिटर्न, ये जो भी अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, ठीक है जी। और तीसरा तरीका आपका कि आप PyHTML यूज कर लो। आप बोलोगे अब PyHTML क्या है, तो फिर PyHTML जो है ना आपका, वो एक क्या है, ये एक मेरे कहने का मतलब एक बेटर वे है HTML जनरेट करने का PyHTML लाइब्रेरी के द्वारा। PyHTML एक लाइब्रेरी है, अगर आपको इसको इंस्टॉल करना हो तो आप क्या करते हो, आप डालते हो क्या, पिप इंस्टॉल डाल देते हो आप, फिर आप PyHTML लिखना अपने सिस्टम में, ये हो जाएगा आपका इंस्टॉल। तो ये होता है कमांड इसको इंस्टॉल करने का। अब बारी आई भाई PyHTML जो है आपका वो दिखता कैसा है, ठीक है जी। तो फिर मैं दिखाता हूँ आपको दिखता कैसा। तो कुछ ऐसा दिखता है। सबसे पहले आप क्या करते हो कि आप इंपोर्ट करते हो किसको, PyHTML को, एज यहाँ HTML इंपोर्ट करा गया है, ठीक है। या फिर आप यहाँ स्टार भी दे सकते थे बाय द वे। तो फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे इंपोर्ट करा गया। कई सारे क्वेश्चंस तो ऐसे थे जिसमें इंपोर्ट में गलती थी, मतलब ऑप्शन में दिया गया था चूज करने के लिए कि इसका करेक्ट कौन सा कोड है, उसमें सबसे पहला एरर था कि कहीं में इंपोर्ट गलत था बाय द वे। फिर आपने क्या करना है, आपने जनरेट करना है HTML पेज, कैसे, यूजिंग PyHTML। अब आप बोलोगे कैसे करेंगे, तो अगर आपको याद हो तो हम इनिशियली क्या करते थे, हम इनिशियली देते थे क्या, HTML, ठीक है, और फिर इसको करते थे क्या, क्लोज करते थे, इसको करते थे हम क्लोज। इसके अंदर क्या देते थे, इसके अंदर हम हेड देते थे, ठीक है, फिर हम हेड को क्लोज करते थे ना। हेड के अंदर क्या, हेड के अंदर टाइटल देते थे, ठीक है, और यहाँ पे आप कोई टेक्स्ट दे देते थे जो भी आपको टाइटल के तौर पे देना होता था, फिर आप टाइटल को क्लोज करते थे। बट अब क्या हो रहा है, अब आप ऐसे दोगे, पेज दिया आपने इक्वल टू जो एच आपने पाई एचटीएमएल को इंपोर्ट करा, एज एच एच एज पी, आप कुछ भी दे सकते हो, स्टार के तौर पे भी होता है। तो आप क्या करोगे, अब आप दोगे एच डॉट एच टी एम एल, ठीक है, यहाँ पे दे तो रखा है, ठीक है। आप कुछ ऐसे इसको करोगे एच डॉट एच टी एम एल टैग के अंदर क्या देते थे हम, हेड। तो आपने जब लिखा ना एच टी एम एल, एच डॉट एच टी एम एल, अब आप क्या करोगे, इसको ऐसे कवर कर दोगे। अब ये एक फंक्शन बन चुका है, फिर इसके अंदर आप क्या दोगे, हेड दोगे, क्या, तो फिर एच डॉट हेड, मतलब क्योंकि हमने एच से इसको इंपोर्ट करा है, फिर ये भी एक फंक्शन बन गया। अब क्या देंगे, अब हम टाइटल देंगे, एच डॉट टाइटल, ये भी एक फंक्शन बन जाएगा। और टाइटल में हम क्या देते थे, माई पेज, तो फिर इसके अंदर भी हम माई पेज दे देंगे यहाँ पे, ठीक है जी। और फिर इसके बाद क्या, हम बॉडी देते थे, तो हम क्या देते थे, बॉडी देते थे भाई। फिर इसको हम क्या करते थे, क्लोज भी तो करते थे बॉडी को। जनरल एचटीएमएल की मैं बात कर रहा हूँ, फिर आप उसके अंदर H1 देते थे, क्लोज करते थे। सपोज करो आपने P दिया होगा, उसको क्लोज करा होगा। बट अब क्या करेंगे, अब हम, मतलब ये कुछ ऐसा हुआ कि पहले आप ओपनिंग और क्लोजिंग टैग का यूज कर रहे थे, अब हर चीज फंक्शन बन गई। कैसे, देखो बॉडी यहाँ फंक्शन बन गया, आपने क्या करा, आपने लिखा बॉडी, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका फंक्शन हो गया। बॉडी के अंदर एच लिखना था ना, तो आपने लिखा क्या, एच डॉट H1 लिखा, H2, जो भी आपकी मर्जी थी, उसका जो भी कंटेंट था आपने अंदर लिखा, वेलकम टू माय वेबसाइट, देखो। और फिर ये आपने कॉमा दिया, इसके अंदर पी भी देना था, तो फिर आपने पी डाल दिया। तो बस बात वही था, पहले आप ओपनिंग और क्लोजिंग टैग यूज कर रहे थे, अब क्या हो गया कि अब आपको ये यूज करना होगा, ये फंक्शंस के तौर पे यूज करने होंगे। और इसी के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, आप अपने पीए में भी देखोगे ना, तो इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं वहां पे, ठीक है। आई होप आपको ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे समझ में आ रही होंगी। तो फिर ये आपका तरीका होता है यहाँ पे इसको रेंडर करने का। जैसे ये आपका डॉक्यूमेंट बना लिया आपने, इसमें उसको आपने किस में सेव करा, तो टी में। तो फिर टी डॉट रेंडर, मैंने यहाँ पेज में सेव करा था सारे डॉक्यूमेंट्स को, मैंने क्या करा, पेज डॉट रेंडर, कुछ ऐसे पैरेंथेसिस आप बंद करते हो। तो फिर यहाँ पे एक एग्जांपल और है अपने पास। ये आपका क्या हुआ, जनरल एचटीएमएल जो आप लिखते हो, इसको आप पाई एचटीएमएल में कैसे लिखोगे, मैंने क्या बताया, जो भी ये देखो, एक एचटीएमएल आप यहाँ ओपन करते हो तो कहीं आप उसको मतलब उसकी क्लोजिंग टैग भी देते हो। हेड कहीं आप ओपन करते हो तो उसकी भी क्लोजिंग टैग होती है, बॉडी की भी होती है। अब पाई एचटीएमएल में क्या करना है कि एचटीएमएल और आपको ऐसे फंक्शन देना है, ऐसे।
अब इस HTML ने इस HTML टैग ने इतना कुछ कवर कर रखा होता है, ठीक है। तो फिर जब आप लिखोगे पाई HTML उसमें भी ऐसा ही होगा, बस ओपनिंग और क्लोजिंग टैग की जगह आपने कुछ ऐसा दे दिया। एग्जांपल देख सकते हो, यहाँ पे पेज इक्वल टू HTML दिया आपने, आपने इसको यहाँ पे कुछ ऐसा करा, आपने एज ए फंक्शन लिखा, यहाँ की ये क्लोज होगा। इसके अंदर यहाँ पे क्या दे रखा है, ये दे रखा है ना हेड, हेड के अंदर टाइटल है, तो फिर आप यहाँ लिखोगे हेड को एज अ फंक्शन। हेड को आपने एज अ फंक्शन लिखा, और उसमें आपने टाइटल दिया, और टाइटल को भी एज अ फंक्शन लिख दिया आपने। टाइटल को भी कैसे लिख दिया, एज अ फंक्शन। यहाँ पे हेड के अंदर टाइटल आ रहा था, तो आप इसको कैसे ट्रांसलेट करोगे, आप लिखोगे हेड, ये तो एक फंक्शन है ही, हेड के अंदर क्या आ रहा है, टाइटल आ रहा है, अच्छा। तो टाइटल टाइटल भी फंक्शन होगा, हर चीज फंक्शन के तौर पे इसमें लिखी जा रही है। उसके अंदर कंटेंट क्या है, माय वेबसाइट पेज, तो इसके अंदर आप पैरामीटर पास कर दोगे माय वेबसाइट पेज जो भी है, और वही चीज आप यहाँ पे देख सकते हो, कुछ ऐसे लिखा गया। उसके बाद क्या, भाई बॉडी है, ओपनिंग टैग है यहाँ पे, क्लोजिंग टैग है यहाँ पे। तो कैसे लिखेंगे बॉडी, इसको एज ए फंक्शन लिख देंगे। बॉडी में क्या आ रहा है, H1 आ रहा है, H1 में कोई एक कंटेंट आ रहा है, सिर्फ एक कंटेंट। तो बॉडी का जो सबसे पहला पैरामीटर होगा वो क्या होगा, H1। देखो ये पहला पैरामीटर है बॉडी, ये अगर आप इसको फंक्शन कंसीडर करो तो H1 के अंदर यहाँ क्या लिखा है, वेलकम टू माई पेज, आपने एज अ पैरामीटर पास कर दिया। P आपने यहाँ पे पैरामीटर पास कर दिया। फिर ऑर्डर्ड लिस्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट यहाँ पे लिख रखा है। आई होप आपको पता हो ऑर्डर्ड लिस्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट होता क्या है। यूएल है, तो यूएल को आप एज ए फंक्शन लिखोगे। यूएल के अंदर क्या, एल आई, तो दो, टोटल दो एल आई है। तो एक एल आई लिखोगे एज ए फंक्शन, फिर दूसरा एल आई लिखोगे एज ए फंक्शन, एज ए पैरामीटर में बोल सकते हैं। तो आपने इसी को लिखा है यहाँ पे, ठीक है। कुछ इस तरह से आप इसको कन्वर्ट करते हो पाई एचटीएमएल में। आप ऐसे ही पाई एचटीएमएल कन्वर्ट क्या करना है, ऐसे ही लिखना है आपने। फॉर्म आपका था क्या था, ओपनिंग टैग क्लोजिंग टैग। तो करना क्या है, फॉर्म को एज अ फंक्शन लिख देना। फॉर्म क्या क्या रैप कर रहा था, लेवल और इनपुट। तो पहले पैरामीटर में जो फॉर्म आपने ऐसे रैप करा है फंक्शन की तरह, ये आपने कुछ ऐसा कॉल करा है इसको, पहला पैरामीटर लेवल का होगा, दूसरा पैरामीटर इनपुट का होगा। लेवल अपने अंदर क्या लेगा, अपने अंदर एक तो नेम लेगा, ठीक है, दूसरा एक फॉर एट्रीब्यूट, ऐसे कुछ करके यहाँ पे आप दे सकते हो। जैसे यहाँ पे फॉर एट्रीब्यूट ले रहा है, तो आपने कुछ ऐसा यहाँ पे दे दिया इसको। इनपुट जब आप लिखोगे, देखो यहाँ आपने लेवल को एज इट इज लेवल लिख दिया, फॉर्म को एज इट इज फॉर्म लिख दिया। बट यहाँ इनपुट है, और यहाँ पे क्या है, इनपुट, और आपने कुछ ऐसा दे दिया अंडरस्कोर। ऐसा क्यों, क्योंकि पाइथन में इनपुट ऑलरेडी एक फंक्शन होता है, तो उसके साथ कोलिजन ना हो, इसलिए आप इनपुट और ये कुछ ऐसा देते हो यहाँ पे, ठीक है। तो यही सब आपने नोट करना है, जब आपको कई सारा कोड दिया जाएगा, उसमें पूछेगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत, तो यही सारी की सारी मिस्टेक्स होती हैं जनरली। अब एक और फॉर्म है यहाँ पे, वही सारी की सारी चीज HTML लिखना है, क्योंकि HTML एक फंक्शन की तरह वर्क करेगा। और HTML जो जो रैप कर रहा है, HTML क्या क्या रैप कर रहा है, सबसे पहले हेड रैप कर रहा है, तो पहला पैरामीटर के तौर पे देंगे। बॉडी रैप कर रहा है, तो वो दूसरा पैरामीटर के तौर पे आएगा। यहाँ पे देखो हेड है ना पहले पैरामीटर के तौर पे, फिर आपने कॉमा दिया, फिर आपने दूसरा यहाँ पे दे दिया, ठीक है। फिर जैसे जैसे फिर बॉडी है, फिर बॉडी के अंदर एक फॉर्म है, फिर फॉर्म के अंदर कई सारे पैरामीटर्स हैं। तो फिर कुछ ऐसा आप कर दो। आई होप आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ गई हो। एक्चुअली डिफरेंस क्या है HTML पाई HTML के बीच में, ठीक है। पाई HTML में आपने क्या करा, आप इसको क्या कर सकते थे, फ्रॉम पाई HTML इम्पोर्ट एज एच एज टी, कुछ भी लिख सकते थे, वैसे भी कर सकते थे। फिर आपने क्या करना होता, आपने यूज करना होता मतलब सारी जगहों पे, जैसे h.html लिखते, h.head लिखते, h.टाइटल लिखते, या फिर जैसे भी आप करते, एज एलियास है, उपनाम आप उसको बोल सकते हो, हिंदी में आप कुछ भी दे सकते थे। यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे डायरेक्ट सारे एलिमेंट को इसने इंपोर्ट कर लिया, HTML को, हेड टैग को, टाइटल को, तो इसलिए डायरेक्ट यहाँ यूज कर रहा है। इससे पहले वाले कोड में हमने क्या करा था, तो फिर आप देख सकते हो इसके पहले वाले कोड में हमने एज एच यहाँ इंपोर्ट करा था, तो हमें h डॉट देना पड़ता। आप डायरेक्ट भी इंपोर्ट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है जी। तो फिर आई होप आपको समझ आ गई होंगी सारी की सारी चीजें, वो समझ पाए। इस इनपुट का नेम आपने नेम दे रखा है, ईमेल दे रखा है नेम, तो फिर ये जो लेवल है आपका, समझ पाए कि मैं लेवल हूँ किसके लिए भाई, तो मैं ईमेल के लिए लेवल हूँ, इसीलिए आप यहाँ पे ईमेल वगैरह नेम के तौर पे देते हो, ठीक है। और ये फॉर्म टैग है। एक्शन क्या होता है, एक्शन जैसे ही आप फॉर्म के अंदर कोई बटन है, आप उसको क्लिक करोगे, तो एक्शन ट्रिगर हो जाता है, कि जो भी फॉर्म की डाटा होगी ना, वो इस लोकेशन पे ले जानी है आपको। कोई ये हो सकता है, कोई राउटर हो, आई होप राउटर आपको पता हो, नहीं पता तो ये आगे आने वाली वीक्स में होंगी तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। मेथड तो बता ही दिया मैंने, पोस्ट क्या होता है, गेट क्या होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। बटन जो लिखा है ना इस फॉर्म टैग के अंदर होना चाहिए, ये बटन, फॉर्म टैग यहाँ ओपन हो रहा है, यहाँ क्लोज हो रहा है, इसके अंदर बटन आ रहा है, ठीक है। अगर आपने उसकी टाइप डिफाइन करी, टाइप,
टाइप और भी होता है, कई सारे टाइप होते हैं। आपने सबमिट डिफाइन कर दिया फॉर्म के अंदर, तो जब भी आप इस बटन पे क्लिक करोगे, तो जो भी फॉर्म के अंदर आपने एक्शन दे रखा होगा ना, वो ट्रिगर हो जाएगा। यहाँ एक्शन क्या है कि इस वाले राउटर पे, ये जो आपका स्लैश सबमिट है, ठीक है, इस वाले पे क्या करना है, सारे के सारे डाटा को पोस्ट कर देना है। पोस्ट करना मतलब भेजो भाई, इस पे भेजो। जब भी आप फॉर्म फिल करते हो तो आपका डाटा कहीं और जाता है, किसी और सर्वर पे सपोज कर लो चला जाता है। तो ये वही दे रखा है यहाँ पे। टेम्पलेट्स क्या होता है मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं जिंजा टू पे जब आऊंगा टॉपिक पे फिर मैं अच्छे से बताऊंगा। अब आपकी टेम्पलेट क्या होती है, तो स्टैंडर्ड टेम्पलेट टेक्स्ट बोल सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने क्या करा, जब आप यूज करते थे, मैं बोल सकता हूँ पाइथन में, तो आप कैसे लिखते थे, आप ऐसे लिखते थे। और इसके अंदर जो भी चीजें आती थी, आपने कुछ ऐसा यहाँ एक प्लेस होल्डर दे दिया, कुछ ऐसा प्लेस होल्डर दे दिया, और ये खुद ब खुद टेक्स्ट इसके अंदर आ जा रहा था। या फिर आप डायरेक्ट भी लिखते थे। तो यही आपका है टेम्पलेट बोल सकता हूँ मैं, यही है प्लेस होल्डर वेरिएबल्स, ठीक है, कुछ ऐसा। एग्जाम्पल आप देखो तो जिंजा टू जो कि फ्लास्क के द्वारा आप यूज करते हो, उसमें आती है चीजें। इनबिल्ड स्ट्रिंग टेम्पलेट होता क्या है ना कि आपने कुछ अगर आपको याद हो तो आप क्या करते हो, आप कुछ ऐसे लिखते हो इसको, ठीक है, और इसके अंदर जो भी डाटा बाहर से आ रहा होता है वो इसके अंदर आ जाता है, और ये आपके डाटा को शो कर देता है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो एक चीज आप देख पाओगे कि अगर मैं टेम्पलेट के तौर पे आपको दिखाऊं, तो आप टेम्पलेट के तौर पे क्या क्या लिख सकते हो, कुछ ऐसा दिया आपने, आपने इसके अंदर दे दिया टाइटल। सपोज करो टाइटल किसी और पेज से आ रहा था, कहीं और से, मतलब किसी और डेटाबेस से आ रहा था, कुछ ऐसा मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। आप इसके अंदर हेडिंग दे सकते थे, कुछ ऐसा। और अगर आप बहुत डिटेल में जानना चाहते हो तो बहुत डिटेल में तो डिस्कस कर ही दिया जाएगा, बट फिलहाल के लिए इतना जानना मैं बोल सकता हूँ काफी है। आपको बहुत ही ज्यादा ये हेल्पफुल होंगी आपके लिए ये चीज़। तो जिंजा टू जो है ना आपका, जो जिंजा टू है आपका, यहाँ पे आप देख पाओगे जिंजा टू ये क्या है, आपका एक टेम्पलेटिंग इंजन है। अब आप बोलोगे टेम्पलेटिंग इंजन है, इससे क्या मतलब। तो जनरली जिंजा टू का यूज आप लार्ज प्रोजेक्ट के लिए करते हो, और इसको आप जनरली फ्लास्क और जेंगो के साथ यूज करते हो, ठीक है। और जिंजा टू को आप इंस्टॉल करोगे वैसे ही पिप इंस्टॉल जिंजा टू। मैं एक कोड दे रहा हूँ आपको कि जिंजा टू टेम्पलेट है कि आप इसका कैसे यूज करते हो। यहाँ देख सकते हो आप इसमें। आप सबसे पहले क्या करते हो, इसके कोड में यहाँ पे जनरली जो आपका HTML वगैरह था आपने वो लिख लिया, ठीक है। जो भी आपके HTML वगैरह थे, जैसे HTML हेड हो गया, टाइटल हो गया, सारी चीजें ठीक है। बट यहाँ देखो, यहाँ क्या है, जो भी अभी मैंने आपको बताया टेम्पलेट का क्या किस्सा था, कुछ ऐसा ही। ये टेम्पलेट इंजन है आपका, जिंजा टू एक टेम्पलेट इंजन है। जो भी हेडिंग आ रही होगी ना कहीं और से, सपोज कर लो आपने भेजा है किसी पेज पे, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, सपोज कर लो ये जो भी कोड है आपका, ये कहाँ दिखना है, आपका दिखना है ये इस राउटर पे, मैं बोलता हूँ सबमिट पे ये कोड दिखना है, ठीक है। तो ये अगर सबमिट पे दिखना है, तो सबमिट पे आपके पास ये कोड है, और आपने बोला था जब आपने फॉर्म भरा था कि जब मैं फॉर्म भर रहा हूँ तो कुछ डाटा किसी और जगह जाएगा, था ना, एक्शन था, पोस्ट था। तो जो डाटा सपोज करो आपने टाइटल भेजा होगा यहाँ पे, और आपको दिखाना होगा यहाँ पे, क्योंकि फॉर्म भरने के बाद एक बार प्रीव्यू करा जाता है ना कि आपने टाइटल में क्या भरा, यहाँ क्या भरा, वहां क्या भरा। तो जो डाटा वहां से आ रहा है उसको आपको यहाँ दिखाना है। कैसे दिखाओगे, कई सारे यूजर्स होंगे, एक यूजर का टाइटल अलग हो सकता है, हेडिंग अलग हो सकता है, नेम अलग हो सकता है, मतलब कई सारी चीजें हैं। या तो एल आई का ULLI का यूज करा गया, मतलब कई सारी चीजें हैं, कुछ भी हो सकता है लिटरली। तो सबका नाम थोड़े लिखते रहेंगे, हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि आपने जो भी भरा, जब आपने क्लिक करा तो वो डाटा जहां भी जा रहा है, आपका नेम खुद ब खुद वहां आ जाए। कैसे आएगा, उसके लिए हमें कुछ स्पेस वहां छोड़ना पड़ेगा ना। तो यही होता है आपका प्लेस होल्डर, आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते उसको। तो इस टाइटल में अब क्या होगा, कहीं और से जो डाटा आ रहा होगा वो इस टाइटल में आ जाएगा, डायनेमिकली इंसर्ट हो जाएगा। डायनेमिक डाटा कहीं से आ रहा है भाई, वो इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। हेडिंग के हेड के अंदर भी वही आ गया। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये, कोई डायनेमिक डाटा आ रहा है कहीं से आने वाला है, आपको नहीं पता क्या होगा, तो आप यही लिखते हो। जो भी डाटा आ रहा होता है, जैसे टाइटल आ रहा है, हेडिंग आ रहा है, और ये आपका टेम्पलेट होगा, ये डबल करली ब्रैकेट, इसके अंदर आप डाल देते हो। यहाँ पे हमने डाल दिया, ठीक है। और इसमें मतलब अब कई सारी चीजें आ गई कि ऐसे तो आपने ये समझ लिया ये प्लेस होल्डर की तरह एक्ट कर रहा है। व्हाट इफ आपको क्या करना हो, आपको इसके अंदर देना हो, मैं क्या बोल सकता हूँ, आपको फॉर लूप वगैरह डिफाइन, इसमें तीन चीजें होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, अगर आप ऐसे टेम्पलेट का यूज कर रहे हो ना, ठीक है जी, ठीक है जी। तो टेम्पलेट अगर आप ऐसे लिखते हो ना, इसके अंदर आप क्या लिखते हो, जनरली इसके अंदर टेक्स्ट के लिए आप इसका यूज करते हो, टेक्स्ट टेम्पलेट आपका हो गया, ठीक है। अगर आपने टेम्पलेट को ऐसा लिखा है, डबल करली ब्रैकेट आपने लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है,
और उसके अंदर आपने कुछ ऐसा लिखा है, परसेंटेज इधर भी दे दिया, इधर भी परसेंटेज दे दिया। तो इसके बीच में आप, मैं बोल सकता हूँ, लूप वगैरह डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, लूप हो गया, या फिर इफ कंडीशन भी बोल सकते हो, वो सब दे सकते हो। और अगर आपको कमेंट डालना होगा इसमें, तो आप ये दे सकते हो, इधर हैश, एक हैश इधर, और ये करली ब्रैकेट ऐसे बंद कर देना, बीच में जो भी कंटेंट आपको डालना होगा कंटेंट के तौर पे। तो ये तीन टेम्पलेट बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्स्ट का तो समझ में आ गया कि टाइटल एक टेक्स्ट था तो यहाँ आ रहा है। आपको अगर इसमें कोई लूप डिफाइन करना है, फिर क्या करोगे, तो ये करोगे, एक करली ब्रैकेट, ओ सॉरी, यहाँ एक करली ब्रैकेट पड़ता ना परसेंटेज वाले में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हैश वाले में भी पड़ेगा क्या? अच्छा, ये मैं कंफर्म कर दूंगा, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। ठीक है, तो फिर यहाँ पे एक करली ब्रैकेट पड़ रहा है, आई होप सो करेक्ट हो। ठीक है, तो आपने क्या करा, परसेंटेज दिया, परसेंटेज के अंदर यहाँ परसेंटेज, यहाँ परसेंटेज, मतलब सिंटैक्स है ये। आपने इसके अंदर लूप डिफाइन कर दिया फॉर आइटम इन आइटम्स। फिर आपको जो भी लिखना होता है, यहाँ जो भी आइटम्स आ रहा होगा, टेक्स्ट आ रहा है, तो आपने यहाँ पे प्लेस होल्डर बना दिया डबल करली ब्रेसेस के साथ। फिर आपको एंड करना था इसको, तो आप जैसे ही लिखते हो ऐसे, एंड फॉर, इधर परसेंटेज इधर परसेंटेज, मतलब वो एंड हो गया। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही ये काम करता है आपका जो टेम्पलेटिंग इंजन हो गई, मतलब मेरे कहना मतलब जो टेम्पलेट आपका होता है, कि एज ए प्लेस होल्डर आप इसमें बहुत कुछ यूज कर सकते हो। अब बात बारी आई कि जिंजा टू के तौर पे कैसे यूज करोगे आप। तो देखो, ये तो समझ आ गया कैसे आ रहा है इसमें। अब आपने एक टेम्पलेट बना लिया। ठीक है, एक टेम्पलेट आपने बना लिया। अब इस टेम्पलेट में कईयों के कोई भी अपना टाइटल डाल सकता है, हेडिंग डाल सकता है, कुछ भी। आप इसमें डाटा कैसे फिल करोगे, तो डाटा आप कुछ ऐसे फिल करोगे यहाँ पे, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो, जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड। अरे भाई, तो फिर डाटा आप इसमें कुछ ऐसे फिल करोगे। सबसे पहला काम कि आप जिंजा, फ्रॉम जिंजा टू, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, फ्रॉम जिंजा टू इम्पोर्ट टेम्पलेट। आपने टेम्पलेट को कर लेना है इम्पोर्ट, जिंजा टू से इंपोर्ट कर लेना है किसको, तो फिर टेम्पलेट को। आपने टेम्पलेट को अब कर लिया है इंपोर्ट। तो जैसे ही अब आपने टेम्पलेट को इंपोर्ट करा ना, तो अब इस टेम्पलेट में आप डाल दोगे कि आपके टेम्पलेट हैं कौन से। तो आपके टेम्पलेट कौन से हैं, आपके टेम्पलेट ये रहे। ठीक है, ये रहे, इसके अंदर जो भी आ रहा है, ये पूरा ये ट्रिपल कोट्स दे रखा है, क्योंकि ये मल्टी लाइंस आप यहाँ पे लिख रहे हो। तो फिर ये आपके टेम्पलेट रहे। तो इसके अंदर अब आप डाल दोगे टेम्पलेट इक्वल टू टेम्पलेट जो आपने इंपोर्ट करा था। ठीक है, आप टेम्पलेट का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हो, उसके अंदर जो भी ये था, ये जो भी कोड लिखा था, ये किस में स्टोर्ड है, इस वेरिएबल में टेम्पलेट str करके जो है, टेम्पलेट स्ट्रिंग, आपने इसके अंदर डाल दिया। फिर क्या, फिर एक मेथड कॉल करोगे, HTML आउटपुट आपको लेना है, टेम्पलेट डॉट रेंडर, टेम्पलेट ये वाला जो कि आपने यहाँ टेम्पलेट ऑब्जेक्ट बनाया है, और ऑब्जेक्ट में मेथड्स होते हैं, तो आप कॉल करोगे टेम्पलेट डॉट रेंडर। ठीक है, जैसे आपने टेम्पलेट डॉट रेंडर किया, और जो जो चीजें इसको चाहिए, टाइटल चाहिए, हेडिंग चाहिए, आइटम चाहिए, ठीक है, आप दे दोगे। टाइटल दे दिया, हेडिंग दे दिया, आइटम दे दिया। अब यही सारी चीजें जो है ना, वो इसके अंदर दिखेंगी। टाइटल के तौर पे माई पेज दिख जाएगा, हेडिंग के तौर पे वेलकम टू माई पेज दिख जाएगा, आइटम के तौर पे ये दिख जाएगा आपका, ये जो भी आपने दे रखा है, मैंने उससे यहाँ पे ये लिस्ट जो भी आपने दे रखी है। अब आपको अब समझ आया होगा कि क्यों हम पाई HTML का यूज करें, क्योंकि अगर आप जनरल HTML का यूज करते तो टेम्पलेट इंजन में आप कैसे डालते उसको, बट यहाँ आप डाल पा रहे हो। और पहला तीन स्टेप, सबसे पहले पाई HTML जो भी आपको टेम्पलेट लिखना हो, हेड, टाइटल, इमेज, प्रोफाइल पिक्चर, जो भी आपको जैसा भी पेज दिखाना है, आपने वो कोड करा पाइस्टेमल के थ्रू। फिर उसके बाद टेम्पलेट को आपने इंपोर्ट करा था, फ्रॉम जिंजा टू इंपोर्ट टेम्पलेट, आपने वो टेम्पलेट डाल दिया जो भी आपने लिखा है। और इसमें टेम्पलेट डॉट रेंडर का यूज करेंगे, और जो भी डाटा इस टेम्पलेट को चाहिए, जैसे इसको क्या चाहिए था, टाइटल, हेडिंग, आइटम्स, तो आप इसके अंदर डाल दोगे, तो ये शो कर देगा आपको वो सारी की सारी चीजें। ठीक है, लूप कैसे इसमें बनता है मैंने बता ही दिया, ये परसेंटेज देते हो, कमेंट इसमें करते हो आप, ये हैश दोनों तरफ देके। तो यही सारी की सारी चीजें हैं जनरली इसमें। आई होप आपको ये सारी की सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर आप कोई बड़ी वेब एप्लीकेशन बना रहे हो, या फिर मैं बोलूँ वेब एप्लीकेशन आप बना रहे हो, ऐसा समझ लो, तो जिंजा टू एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। आपके लिटरली बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है जी, मैं बहुत डिटेल में आज डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि फिर आपको कोड वगैरह दिखाना होगा, तो वो जब मैं कोड करवाऊंगा ना एक तरफ से सारे वीक का, तो मैं बता दूंगा आपको। अभी थ्योरी के लिए इट्स मोर देन इनफ। ठीक है, क्योंकि ये समरी लेक्चर है, तो भाई उसी तरह से कवर कीजिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ कुछ और एग्जाम्पल दे रखे हैं, फ्रॉम स्ट्रिंग से आपने इंपोर्ट करा टेम्पलेट को। ठीक है, आप ऐसे देते थे ना प्लेस होल्डर, ये डॉलर साइन नेम दिया आपने इसमें, तो यही सारी की सारी चीजें। और फिर आप इसके अंदर जो भी डाल रहे हो,
जिंजाटू के एक एग्जांपल दे रखे हैं यहाँ पे। तो फिर आई होप आपको समझ आई होगी चीजें। ठीक है जी।